आज से हजारों साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा समय आया जब यहाँ एक ऐसा साम्राज्य बनने वाला था जिसे आज इंडिया का पहला सुपर पावर कहा जा सकता है। ये सिर्फ ताकत की कहानी नहीं थी, बल्कि सोच, रणनीति और बदलाव की कहानी थी। इस कहानी में एक ऐसा ब्राह्मण था जिसे दरबार में अपमान सहना पड़ा और उसी अपमान ने उसके अंदर एक आग जला दी। वहीं दूसरी तरफ एक साधारण सा लड़का था जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग करने की चाह थी। और फिर एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया, जहां जीत के बाद भी एक राजा अंदर से टूट गया और बदल गया। तो सवाल उठता है कि आखिर कैसे बना इतना बड़ा साम्राज्य, कैसे एक अनजान लड़का सम्राट बन गया और कैसे एक कठोर राजा इतिहास में महान बन गया। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत तक जाना होगा, क्योंकि हर एम्पायर की शुरुआत होती है एक कहानी से। इतिहास की हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से संघर्ष से होती है और मौर्य साम्राज्य की नींव भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में रखी गई थी। चंद्रगुप्त का बचपन किसी राजकुमार की तरह नहीं था। वो एक साधारण परिवार में जन्मा, जहां ना कोई राजसी सुविधा थी और ना ही कोई पहचान, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही जिद थी, कुछ बड़ा करने की चाह थी। ये वही जिद थी जिसने उसकी जिंदगी को एक आम लड़के से एक महान सम्राट बनने की दिशा में मोड़ दिया। लेकिन अकेले जिद काफी नहीं होती, उसे सही दिशा देने वाला कोई चाहिए होता है, और यही काम किया चाणक्य ने। चाणक्य सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार थे। जब उन्हें नंद साम्राज्य के दरबार में अपमानित किया गया, तब उन्होंने सिर्फ बदला लेने की नहीं सोची, बल्कि एक पूरी व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनके सपने को हकीकत में बदल सके, और यही तलाश उन्हें चंद्रगुप्त तक लेकर आई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में वो क्षमता देखी जो एक आम इंसान नहीं देख सकता था। उन्होंने उसे सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं सिखाया, बल्कि सोचने का तरीका सिखाया, राजनीति को समझना सिखाया और सबसे जरूरी धैर्य रखना सिखाया। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा और कठिन प्रशिक्षण का दौर। चंद्रगुप्त को युद्ध की कला सिखाई गई, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था दिमाग का इस्तेमाल करना। उसे बताया गया कि हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती, कई बार जीत दिमाग और रणनीति से मिलती है। चाणक्य ने उसे ये भी सिखाया कि दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे समझना जरूरी है। नंद साम्राज्य उस समय बहुत शक्तिशाली था, उसकी सेना बड़ी थी और उसका प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था, इसलिए सीधे युद्ध करना आसान नहीं था। शुरुआती प्रयास आसान नहीं रहे। कई बार चंद्रगुप्त और चाणक्य को हार का सामना करना पड़ा, उन्हें पीछे हटना पड़ा और अपनी गलतियों से सीखना पड़ा। लेकिन यही असफलताएं उन्हें और मजबूत बनाती गईं। हर हार के बाद उनकी रणनीति और बेहतर होती गई, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। ये सफर सिर्फ ताकत का नहीं था, बल्कि धैर्य, सीख और लगातार कोशिश का था। धीरे धीरे एक आम लड़का अब एक समझदार और मजबूत नेता बन चुका था। उसके अंदर अब सिर्फ जिद नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट लक्ष्य था। चाणक्य का बदला अब एक मिशन बन चुका था और चंद्रगुप्त उस मिशन का सबसे मजबूत हथियार बन चुका था। हालात बदल रहे थे, समय बदल रहा था, और अब वो पल करीब था जब इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला था। अब तैयार था एक ऐसा खिलाड़ी जो पूरा खेल बदलने वाला था। समय आ चुका था जब योजना हकीकत बनने वाली थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने वर्षों की तैयारी के बाद अपना पहला बड़ा कदम उठाया, और उनका लक्ष्य था नंद साम्राज्य। ये कोई साधारण जीत नहीं थी, क्योंकि नंद साम्राज्य उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति का था। चाणक्य ने हर चाल पहले से सोच रखी थी। धीरे धीरे छोटे छोटे हमलों और अंदरूनी कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्होंने नंद साम्राज्य को कमजोर करना शुरू किया, और आखिरकार वो दिन आया जब चंद्रगुप्त ने नंदों को हरा दिया। ये जीत सिर्फ एक राज्य की नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। इस जीत के बाद स्थापित हुआ मौर्य साम्राज्य, और चंद्रगुप्त बन गए उसके पहले सम्राट। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। सिर्फ एक राज्य जीतना काफी नहीं था, पूरे भारत को एकजुट करना असली लक्ष्य था। चाणक्य की रणनीतियां यहां भी काम आईं। उन्होंने सिर्फ युद्ध पर भरोसा नहीं किया, बल्कि राजनीति और समझदारी का भी इस्तेमाल किया। जहां जरूरी हुआ वहां युद्ध हुआ, और जहां संभव हुआ
वहां संधियां की गईं। कई छोटे छोटे राज्यों को बिना लड़ाई के ही अपने साथ मिला लिया गया। इस तरह मौर्य साम्राज्य तेजी से फैलने लगा। चाणक्य की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी जासूसी व्यवस्था। उन्होंने पूरे साम्राज्य में एक मजबूत स्पाई नेटवर्क तैयार किया, जिससे हर छोटी बड़ी जानकारी उन तक पहुंचती रहती थी। दुश्मनों की योजनाएं पहले ही पता चल जाती थीं और उसी के हिसाब से रणनीति बनाई जाती थी। इससे मौर्य साम्राज्य हर कदम पर एक कदम आगे रहता था। ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जो बहुत ही सोच समझकर बनाया गया था। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता गया, उसकी ताकत भी बढ़ती गई। मौर्य साम्राज्य के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें हजारों सैनिक, घोड़े और हाथी शामिल थे। उनकी प्रशासन व्यवस्था भी बहुत मजबूत थी। हर क्षेत्र को सही तरीके से संभालने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे। अर्थव्यवस्था भी तेजी से विकसित हो रही थी। व्यापार बढ़ रहा था और राज्य समृद्ध हो रहा था। ये सब मिलकर मौर्य साम्राज्य को एक अनस्टॉपेबल पावर बना रहा था। अब भारत का एक बड़ा हिस्सा एक ही झंडे के नीचे आ चुका था। ये वो समय था जब मौर्य साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन हर ताकत के साथ एक नई चुनौती भी आती है, और मौर्य साम्राज्य की असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। जब ये साम्राज्य अपनी सबसे ऊंची ताकत पर पहुंच चुका था, तब उसके केंद्र में एक ऐसा शासक उभर रहा था जिसकी छवि डर और शक्ति से जुड़ी हुई थी। ये थे अशोक, एक ऐसे राजा जिन्हें शुरुआत में उनकी कठोरता और निर्दयता के लिए जाना जाता था। सत्ता तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था, और उस सफर ने उन्हें एक सख्त और कभी-कभी क्रूर शासक बना दिया था। उनके लिए जीत सबसे महत्वपूर्ण थी, और अपने साम्राज्य को और बड़ा बनाना ही उनका लक्ष्य था। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी नजर डाली कलिंग पर, एक ऐसा क्षेत्र जो अब तक मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं आया था। कलिंग का युद्ध इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में सिर्फ सेनाएं ही नहीं टकराईं, बल्कि हजारों परिवार बिखर गए, लाखों लोग मारे गए और अनगिनत लोग घायल हुए। युद्ध के बाद का दृश्य इतना भयावह था कि जमीन खून से लाल हो चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ दर्द और चीखें थी। अशोक ने ये सब अपनी आंखों से देखा। वो जीत गए थे, लेकिन इस जीत ने उन्हें अंदर से हिला दिया। ये वो पल था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। इस विनाश को देखने के बाद अशोक के अंदर एक गहरा पश्चाताप पैदा हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि जिस जीत के लिए उन्होंने इतना खून बहाया, वो वास्तव में कोई सच्ची जीत नहीं थी, ये सिर्फ विनाश था। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां एक विजेता राजा के अंदर इंसानियत जागी। अशोक ने फैसला किया कि अब वो तलवार से नहीं, बल्कि शांति और धर्म के रास्ते पर चलेंगे। ये बदलाव सिर्फ उनके अंदर ही नहीं था, बल्कि पूरे साम्राज्य में महसूस किया गया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके सिद्धांतों को पूरे साम्राज्य में फैलाने का काम किया। उन्होंने अहिंसा, दया और करुणा को अपनी नीति बना लिया। जहां पहले युद्ध और जीत की बात होती थी, वहां अब शांति और मानवता की बात होने लगी। उनके संदेश पत्थरों और स्तंभों पर लिखे गए, ताकि हर व्यक्ति तक ये विचार पहुंच सके। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने न सिर्फ मौर्य साम्राज्य को, बल्कि पूरे भारतीय इतिहास को नई दिशा दी। मौर्य साम्राज्य की यही खासियत उसे खास बनाती है। ये सिर्फ ताकत और जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे परिवर्तन की कहानी है जहां शक्ति के शिखर पर खड़ा एक राजा खुद को बदलने का साहस करता है। यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य को आज भी इंडिया का पहला सुपर पावर कहा जाता है, क्योंकि इसकी ताकत सिर्फ सेना में नहीं, बल्कि उसकी सोच और मूल्यों में भी थी। ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है कि असली महानता सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि सही समय पर खुद को बदलने में होती है। शायद यही वजह है कि आज भी जब हम मौर्य साम्राज्य को याद करते हैं, तो सिर्फ उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी सोच और उसके संदेश को भी याद करते हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।